फाइन। सो अब तक हमने ट्रांसवर्स वेव को लेकर डिस्कस किया ना। मोस्ट ऑफ द डिस्कशन किसको लेकर था? ट्रांसवर्स वेव्स को लेकर ही था, राइट। व्हाट इज अ ट्रांसवर्स वेव? जहाँ पर मीडियम पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, राइट। अभी हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को लेकर बात करेंगे। याद है हमने स्ट्रिंग के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था। स्ट्रिंग पे वेव का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू। और मैंने कहा था देखो टी जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, म्यू जो है वो एक इनर्शियल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने स्पेसिफिकली ये निकाला कि स्ट्रिंग वेव्स का स्पीड क्या है। आगे जाके अगर मैं ये निकालता हूँ कि साउंड सोचो रॉड के थ्रू ट्रैवल कर रहा है उसका स्पीड क्या होगा, या साउंड अगर सोचो किसी गैशियस मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वैसा ही होगा, रूट ओवर ऑफ व्हाट? इलास्टिक प्रॉपर्टी बाई इनर्शियल प्रॉपर्टी। जो फॉर्मूला का बेसिक फॉर्म है वो हमेशा क्या रहेगा? दैट विल रिमेन द सेम। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो आज वो पता चलेगा, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद दैट हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव विल टेक द केस ऑफ साउंड। साउंड इज द मोस्ट कॉमन फेमस लॉन्गिट्यूडिनल वेव दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। तो साउंड बेसिकली ट्रैवल कैसे करता है? वी ऑल नो, बट और एक बार कैसे ट्रैवल करता है, राइट। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक पिस्टन है। दिस इज अ मूवेबल पिस्टन जिसको हम आगे पीछे मूव करवा सकते हैं, और अंदर एक मीडियम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पिस्टन को पकड़ के आगे पुश करके रोक देता हूँ, ऐसे पुश करके ऐसे रोक दिया मैंने। सो व्हाट विल हैपन? जब मैं पिस्टन को पुश करूंगा तो पिस्टन के सामने जितने सारे लेयर्स ऑफ एयर है या गैस है वो सारे के सारे कंप्रेस हो जाएंगे। ऑल ऑफ देम विल गेट कंप्रेस्ड, समथिंग लाइक दिस। तो इस जगह का प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इट विल रिप्रेजेंट ए कंप्रेशन। तुमने पुश करके छोड़ दिया, लेकिन तुमने ऑलरेडी इसको धक्का तो दे दिया ना, इसके पास ऑलरेडी मोशन आ चुका है ना। विल इट स्टॉप? इट विल नॉट स्टॉप। तो ये कंप्रेशन क्या करेगा? आगे जाएगा। फिर तुमने पिस्टन को पीछे खींच के फिर से धक्का दिया और एक बार, तो और एक बार क्या होगा? कंप्रेशन क्रिएट होगा, फिर से वो क्या करेगा? आगे ट्रैवल करेगा। तो दो कंप्रेशन के बीच का जो ये वाला रीजन है, इस वाले रीजन को अगर मैं इस वाले रीजन के साथ कंपेयर करूं तो इस वाले रीजन का प्रेशर इस रीजन से क्या कम है, तो इसको हम रेयरफैक्शन बोलते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? जब हम पिस्टन को आगे पुश करते हैं तो कंप्रेशन क्रिएट होता है, जब पीछे खींच के लेके आ जाता है तो उस जगह पर क्या क्रिएट होता है? रेयरफैक्शन। फिर से पुश किया तो और एक बार कंप्रेशन आएगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो एक्चुअली होता क्या है? हाउ डज एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस? बिकॉज हमने हमेशा यही डिस्कस किया है कि जब वेव किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है इट्स बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि मैंने अगर एक पार्टिकल को उठाया, दोनों और बोथ ऑफ देम आर होल्डिंग हैंड्स, इसको उठाया तो ये भी उठ जाएगी, मतलब इसका एनर्जी इसके पास चला जाएगा। ये जब उठेगी तो ये भी मूव कर जाएगी, तो इसका एनर्जी इसके पास चला जाएगा। दिस इज हाउ एनर्जी प्रोपोगेट्स इन केस ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। बट लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव? यहाँ पर जो प्लेन का ऑसिलेशन है और वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम, राइट। सो इफ आई एम द लेयर, किसी ने आके मुझे धक्का दिया, पिस्टन ने धक्का दिया, तो मैं आगे जाके किसको धक्का दूंगा? नेक्स्ट लेयर को धक्का दूंगा। बात को समझो। अगर मैंने सुदेशन को धक्का दिया एंड इफ दे आर नियर टू ईच अदर, तो ये जाके रेशा को धक्का देगी, कोलिशन होगा, एंड कोलिशन विल ऑलवेज रिजल्ट इन व्हाट? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये जाके फिर इसको धक्का देगी, फिर कुछ एनर्जी इसके पास ट्रांसफर होगा। बात समझ में आया? सो दिस इज हाउ द एनर्जी प्रोपोगेट्स इन केस ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इज दैट क्लियर? समझ में आया? पक्का? तो ये जो हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में बताया, साउंड वेव्स फॉर एग्जांपल, साउंड वेव्स जो है ध्यान देना, वो गैसेस के थ्रू तो ट्रैवल कर ही सकता है, लिक्विड्स के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, एंड सॉलिड्स के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। देखा होगा ना मूवीज में दिखाते हैं कि ट्रेन आ रहा है नहीं आ रहा, तो लोग पटरी में कान लगा के सुनते हैं, क्योंकि ट्रेन बहुत दूर हो सकता है लेकिन उसका साउंड जो है वो सॉलिड में क्या आता है? बहुत फास्ट ट्रैवल करता है, पहुँच जाता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है, देखो स्ट्रिंग एक सॉलिड बॉडी है, रॉड एक सॉलिड बॉडी है, उसमें हमने क्या कहा था कि ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करता है। आज क्या कह रहा हूँ? ट्रांसवर्स के साथ साथ लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी ट्रैवल कर सकता है, राइट। थ्रू ए रॉड देयर कैन बी ए ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बात समझ में आया? जब अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक तो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है ना, तो जमीन के थ्रू जो वाइब्रेशंस प्रोपोगेट करता है वो बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल होता है। बात को समझो। इज दैट क्लियर? बट मैं ये क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज मैं आगे जो कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि सॉलिड्स के थ्रू ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव दोनों ट्रैवल कर सकते हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि लिक्विड या गैसेस के थ्रू, उनके बल्क के थ्रू, बल्क मतलब इनसाइड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सरफेस,
आई एम टॉकिंग अबाउट द वेल इनसाइड द वॉल्यूम, उसके थ्रू लिक्विड हो या गैसेस हो, उनके थ्रू हमेशा सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही ट्रैवल कर सकता है। ट्रांसवर्स वेव लिक्विड्स के बल्क के थ्रू या गैसेस के बल्क के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकते। लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही सिर्फ ट्रैवल कर सकता है, ट्रांसवर्स ट्रैवल नहीं कर सकता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आ गया, सर ऐसा क्यों? वाई इन केस ऑफ सॉलिड्स, वाई इन केस ऑफ लिक्विड्स? ध्यान देना, मैं फिर से तुमको ये बात बताना चाहूँगा कि मैं बल्क वर्ड यूज़ किया। बल्क, सरफेस के बारे में बात नहीं किया। सरफेस में तो ट्रांसवर्स होता है, रिपल्स, दैट इज ट्रांसवर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द बल्क इनसाइड द पानी, लेक के अंदर, उसके थ्रू अगर वेव ट्रैवल करेगा, इट विल बी ओनली लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स नहीं होगा। मैं बताऊँ उसका रीज़न क्या है? बिकॉज देखो सॉलिड्स में इफ दिस टू पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉलिड, इनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो बहुत तगड़ा बॉन्डिंग है, तो अगर मैं एक को उठाऊँ दूसरा भी उठ जाएगा। लेकिन लिक्विड एंड गैसेस के केस में द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक। तो अगर मैंने इस एक को उठाया ना, ये नहीं उठेगा, उठेगा भी तो नेग्लिजिबल होगा। बात समझ में आया? राइट? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में होता क्या, पार्टिकल्स ऑसिलेट दिस वे एंड वे प्रोपोगेट्स दिस वे, राइट? वे प्रोपोगेट क्यों करता है? क्योंकि मैंने पहले वाले को डिस्टर्ब किया, उसने दूसरे वाले को डिस्टर्ब किया। लिक्विड एंड गैसेस में होता ही नहीं है ऐसा, बिकॉज लिक्विड एंड गैसेस का जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है इतना वीक है कि अगर मैं एक को उठाऊँ दूसरा स्लाइड अप करेगा ही नहीं। फील आ रहा है? गैसेस में तो और होगा नहीं, गैसेस में तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस और ज़्यादा खराब है। समझ में आया? तो गैसेस एंड लिक्विड के केस में क्या होता है, उसके बल्क के थ्रू इनसाइड द लिक्विड या इनसाइड द गैस अगर कोई वेव ट्रैवल करता है, इट विल ऑलवेज बी लॉन्गिट्यूडिनल। जब सेस्मोलॉजिस्ट लोग स्टडी करना चालू किया था ना अर्थ क्रस्ट को, उनको कैसे पता चला कि अर्थ के क्रस्ट के कोर में जो सब्सटेंस है वो मॉल्टन स्टेट में है? तुमको पता है कैसे पता चला? कि ऑब्वियसली तो टनल बना के चेक नहीं किया होगा ना, बिकॉज उन्होंने ये देखा कि अगर वो लोग वेव भेजते हैं ना कोर के अंदर, अर्थ के कोर के अंदर, सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही पास करके वो दूसरी तरफ आता है। ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन पास थ्रू द कोर ऑफ अर्थ। If only longitudinal wave is able to pass through the core of Earth, it clearly indicates to the fact that the core of Earth should be in a liquid state. क्योंकि सिर्फ longitudinal wave ही एक liquid के थ्रू पास कर सकता है। उससे ये कंक्लूड हुआ था कि नहीं, अर्थ का कोर will be in a molten state. समझ में आया? That was the time when they started studying earthquakes. That was the time the seismologists finally found out कि नहीं भाई अर्थ का जो कोर है वो liquid state में होगा। इज दैट क्लियर? अभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आएगा, सर ठीक है लेकिन ट्रांसवर्स तो लेक के सरफेस में देखे ना सर, अपने जो रिपल्स के एग्जांपल दिया था, इट इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस में एक एक्स्ट्रा, उसके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, वो क्या है? सरफेस टेंशन का है। दैट इज द रीज़न कि सरफेस में ट्रांसवर्स बन जाता है लिक्विड के केस में, लेकिन लिक्विड का अंदर बल्क में कभी भी ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकती। फील आया मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? ओके फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। लेट्स टॉक अबाउट, we shall derive a formula now. क्या derive करेंगे? एक formula derive करेंगे, velocity of sound या velocity of a longitudinal wave in a medium. ये gaseous हो सकता है, liquid हो सकता है, ठीक है? Is that clear? ये क्या दिख रहा है तुमको? सिलेंडर दिख रहा है, लेकिन ये सिलेंडर है नहीं, ये एक मीडियम है। उस मीडियम का हमने एक सिलेंड्रिकल पोर्शन को कंसिडर किया। ये कोई डब्बा मत समझो इसको, ये कोई डब्बा नहीं है, ये क्या है? ये मीडियम ही है। हमने मीडियम का कौन सा पोर्शन चूज किया? सिलेंड्रिकल पोर्शन चूज किया, उसको एनालाइज करें, ठीक है? तो हमने ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन लिया है, हमने दो क्रॉस सेक्शन इमेजिन किया कि यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन है, और P0 जो तुमको दिख रहा है, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर। अरे होता है ना इक्विलिब्रियम प्रेशर, P0, हर जगह प्रेशर क्या है? सेम है, P0। देखो बात को समझो, इस मीडियम में जब कोई डिस्टर्बेंस आएगा ना, जब कंप्रेशन बनता है तो प्रेशर क्या होता है? P0 से ज़्यादा होता है। P0 तो हमेशा ही रहता है, P0 तो हमेशा, अरे गैस है, एटमॉस्फेयर है, तो P0 तो हमेशा ही रहेगा। अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो प्रेशर वेरिएशंस आता है। P0 का वैल्यू P0 प्लस डेल P हो जाता है अगर कंप्रेशन हुआ। अगर रेयरफेक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा? P0 माइनस डेल P। P0 इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर जो हमेशा रहेगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो P0 अभी देखो तुमको ये मीडियम दिख रहा है, दोनों तरफ प्रेशर कितना दिख रहा है? P0 दिख रहा है, मतलब अब तक इस जगह पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया है, इसलिए प्रेशर के इक्विलिब्रियम में है। मैंने एक छोटा सा ये वाला सेक्शन कंसिडर किया
इसका लेंथ कितना है, डेल एक्स। इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान लिया मैंने, ए। और ये जो वॉल्यूम दिख रहा है इसका ओरिजिनल वॉल्यूम का वैल्यू कितना होगा, ए इंटू डेल एक्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब तक डिस्टर्बेंस आया नहीं, अभी आएगा डिस्टर्बेंस। आया, यहाँ से डिस्टर्बेंस आया, सारे लेयर्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ये भी वाइब्रेट कर रहा है। मैंने फोटो खींचा और देखा भाई ये इस तरफ वाई डिस्टेंस आ चुका है। कितना डिस्टेंस आ चुका है, वाई डिस्टेंस यहाँ पर। और ये जो है इस तरफ कितना डिस्टेंस आया, वाई प्लस डेल वाई। द फर्स्ट दरवाजा हैज मूव्ड बाय डिस्टेंस ऑफ वाई एंड द सेकंड दरवाजा हैज मूव्ड बाय डिस्टेंस ऑफ वाई प्लस डेल वाई। नाउ यू विल हैव अ डाउट, सर आपने पहले वाले को वाई बनाया, दूसरे वाले को क्या सोच के आपने वाई प्लस डेल वाई लिखा? इसका जवाब ये है कि अगर कोई डिस्टर्बेंस किसी मीडियम में एंटर करता है उसमें वो वॉल्यूम चेंज करेगा, कंप्रेशन करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करा देगा, रेयरफेक्शन होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अभी अगर तुम ये सोचते हो कि सर पहला वाला दरवाज़ा भी वाई डिस्टेंस मूव करेगा, दूसरा वाला भी वाई डिस्टेंस मूव करेगा, तो गैस के वॉल्यूम में चेंज क्या आया? देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, बिकॉज ये वाला भी वाई आया, ये वाला भी वाई शिफ्ट हो गया, सो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। बात समझ में आया? अभी अगर डेल वाई का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो पहला दरवाजा जितना मूव किया दूसरा उससे ज़्यादा मूव किया तो वॉल्यूम बढ़ चुका होगा, दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ रेयरफेक्शन। लेकिन अगर डेल वाई नेगेटिव हुआ तो पहला वाला ज़्यादा मूव किया होगा, दूसरा वाला कम मूव किया होगा, तो बीच का जो वॉल्यूम है वो कंप्रेस हो चुका होगा। इट इज़ अ केस ऑफ व्हाट, कंप्रेशन। दैट इज़ अ रीज़न ऑब्वियसली दोनों दरवाजों का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। इज दैट क्लियर? पक्का? सो व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम इन दिस केस? ये ओरिजिनल वॉल्यूम लिखा है, चेंज इन वॉल्यूम। कैन यू टेल मी? कैन आई से दैट इज ए इनटू डेल वाई? भाई वाई तो इधर भी मूव किया था, इधर भी वाई है, उसके लिए तो कोई चेंज आया नहीं। एक्स्ट्रा कितना हुआ, डेल वाई ना, उसके लिए ही चेंज आया होगा। समझ में आया? सो दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्ट्रेन डेवलप्ड इन दिस स्मॉल वॉल्यूम? डेल वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम हमने निकाल के रखा है। लेट अस राइट देम। कितना हो जाएगा, डेल वाई डेल एक्स। इसको अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं, इसको हम क्या लिख देंगे यार, डी वाई बाई डी एक्स। कुछ आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? टेंशन मतलब टेक यू देयर, ठीक है। अच्छा, अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है, वॉल्यूम तो बदल जाता है, प्रेशर भी तो बदलता है। तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट था, वो बदल के डेल पी हो गया, देयर सम चेंज। और यहाँ का जो प्रेशर है पी नॉट प्लस डेल पी प्लस मैंने डी डेल पी लिख दिया। सर आपने डेल पी लिखा इधर समझ में आया, डेल पी यहाँ लिखा वो भी समझ में, डी डेल पी एक्स्ट्रा क्यों? बिकॉज भाई वो जो सेक्शन है वो ऑसिलेट करता है, उस पर एक नेट फोर्स लगना पड़ेगा। अगर तुमने यहाँ पर भी पी नॉट प्लस डेल पी लगा दिया, यहाँ पर भी पी नॉट प्लस डेल पी लगा दिया, रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आएगा? बात समझ में आया? सर आपने इधर क्यों चेंज किया? अरे डिस्टर्बेंस आया, चेंज तो होगा ना कुछ ना कुछ, इसीलिए मैंने डेल पी लिखा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चेंज हुआ, पी नॉट प्लस डेल पी प्लस डी डेल पी। इज दैट क्लियर? समझ में मैंने क्या कहा? पक्का? अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ा सा इसका जो, ताकि मतलब साइंस में पंगा ना हो जाए, ठीक होगा, चलेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? साइंस कंसिडर करेंगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। दैट इज पी नॉट प्लस डेल पी इंटू एरिया माइनस पी नॉट प्लस डेल पी प्लस डी डेल पी इंटू एरिया, ठीक है। तो पी नॉट प्लस डेल पी इंटू ए माइनस पी नॉट प्लस डेल पी इंटू ये चला जाएगा, सिर्फ माइनस में ये बचेगा, दैट इज डी डेल पी इंटू ए। दिस इज फोर्स, एंड फोर्स इन दिस केस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मास ऑफ दिस वॉल्यूम? इसका एक्चुअल वॉल्यूम कितना था, ए इंटू, कम ऑन, मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ, इंटू डी एक्स लिखता हूँ, चलेगा, है ना। इसको भी तो डेल वाई डेल एक्स को डी वाई डी एक्स कर दिया, उसी फॉर्म में रखते हैं इसको। तो ये हो गया वॉल्यूम, डेंसिटी को रो से मल्टीप्लाई कर दिया, मास हो गया इनटू एक्सेलरेशन। इसको बाद में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? क्या तुम सबको समझ में आया ये चीज़ मैंने क्या लिखा है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। झुमका पॉज थोड़ा। अभी और एक टर्म डिफाइन करेंगे, इधर सुनो, बल्क मॉडुलस। व्हाट इज बल्क मॉडुलस? कम ऑन, करेक्ट।
तो क्या मैं डेल पी को माइनस पी डेल वी बाई वी लिख सकता हूँ, और क्या मैं माइनस पी डेल वी बाई वी को डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ? अच्छा, मुझे तो यहाँ पर डी डेल पी चाहिए, डी डेल पी चाहिए, डी डेल पी चाहिए। सो लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कमान, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ डेल पी, और ये क्या होगा, माइनस बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चलेगा ना, चलेगा ना? अच्छा, तो यहाँ से क्या मैं डी डेल पी निकाल सकता हूँ, डी एक्स को उस तरफ लेके चला जाऊँगा, माइनस बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जो कि हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो इस वाले इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, ध्यान देना यहाँ पर माइनस क्या है इक्वेशन, डी डेल पी इंटू ए दैट इज इक्वल टू मास कितना होगा, ए डी एक्स रो, और यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या मैं इन दिस केस डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ? अच्छा, ओके, तो डी डेल पी माइनस डी डेल पी की जगह ये पुट कर देता हूँ, माइनस माइनस की जगह प्लस, ये हो जाएगा बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कम ऑन स्टे विथ मी, इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पर डी एक्स, और एक ए बच जाएगा ये वाला। करेक्ट, करेक्ट, आगे बढ़े, इक्वल टू है ना, ए डी एक्स रो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ध्यान से देखना कौन कौन जाएगा अभी, ए डी एक्स डी एक्स, करेक्ट। सो दिस इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाई रो इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। ऐसे लिख सकता हूँ। डू यू रिमेंबर द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ और एक बार, what is the differential form of wave equation? That is d square x by dt square equal to v square into d square y by dx square। अगर मैं दो इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ, लिख लेना नीचे, comparing this with the differential form of wave equation, we find that v का वैल्यू क्या है, रूट ओवर ऑफ b by, ऊपर आ गया इलास्टिक प्रॉपर्टी, नीचे आ गया इनर्शियल प्रॉपर्टी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए longitudinal wave in a medium। समझ में आया? रूट ओवर ऑफ b बाई, ठीक है, पॉज करो।